नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल स्मिता की आवाज़ में। कहते हैं कि माँ से बढ़कर प्यार हमें और कोई नहीं कर सकता। हमारी आज की कहानी ममता की मूरत में आप देखेंगे कि एक माँ अपने बेटे की भलाई के लिए इस हद तक चली जाती है जो उसे त्याग और ममता की एक जीती जागती मूरत बना देती है। पोस्ट ऑफिस के स्टाफ से 65 वर्षीय रेणुका पूछती है, क्या आज मेरे बेटे का मनी ऑर्डर आया है? नहीं मां जी, अगर आएगा तो डाकिया आपके घर पैसे पहुंचा देगा। पोस्ट ऑफिस का वो स्टाफ जवाब देता है। आज महीने की 10 तारीख हो गई थी, लेकिन अभी तक रेणुका को शहर से अपने बेटे का मनी ऑर्डर नहीं मिला है। इससे रेणुका थोड़ी परेशान हो जाती है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। महीने की 5 तारीख तक मनी ऑर्डर मिल जाता था। गांव के घर के बरामदे में बैठी रेणुका यही सोचती रहती है। उनका एक ही बेटा है, दिवाकर, जो शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। अपनी पत्नी प्रियंका के साथ वो एक फ्लैट में रहता है। बेटा अक्सर अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारे साथ शहर में आकर रहो, गांव में तुम अकेली कैसे रह पाओगी? रेणुका जवाब देती है, बेटा, गांव में मेरा जन्म हुआ है, मेरी पूरी जिंदगी गांव में ही बीती है। अब इस बुढ़ापे में शहर आकर क्या करूंगी? वैसे भी गांव की मिट्टी में जो खुशबू होती है, हवा में जो ताजगी होती है और वातावरण में जो शांति होती है, वो शहर में कहाँ मिलती है? बेटा कहता है, ये बात तो तुमने सही कही माँ। गांव की खुली हवा में जो सुकून मिलता है वो शहर के ईंट पत्थर की बनी इमारतों के बीच कहाँ है। महीने की 25 तारीख हो गई थी, लेकिन अभी तक रेणुका को मनी ऑर्डर नहीं मिला था। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगती है। उसे पैसों की भी जरूरत थी। हर महीने बेटा उसे जो पैसा भेजता था उससे घर के सारे खर्च पूरे हो जाते थे, लेकिन कुछ बचत नहीं हो पाती थी। भले ही वो गांव में रहती थी, लेकिन उनके पास कोई खेती बाड़ी नहीं थी। पानी से लेकर हर चीज बाजार से खरीदनी पड़ती थी, ऊपर से दवाइयों का खर्च। बुढ़ापे में पैसों का एक हिस्सा दवाइयों में ही चला जाता है। उसकी पड़ोसन शांति उसके घर आती है और कहती है, रेणुका, मुझे लगता है तुम्हारे बेटे ने तुम्हें भुला दिया है, वरना वो जानता है कि माँ हर महीने उसके पैसे आने का इंतजार करती है, तो इस महीने पैसे क्यों नहीं भेजे? रेणुका जवाब देती है, यही चिंता मुझे खाए जा रही है शांति। मेरे बेटे को मेरी कितनी फिक्र है। जब भी उसे मौका मिलता है वो गांव आ जाता है। ऐसे बेटे किस्मत वालों को ही मिलते हैं। शांति फिर कहती है, रेणुका, मानती हूँ तुम्हारा बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, अपनी माँ के प्रति बहुत जिम्मेदार है, लेकिन इंसान बदलते वक्त नहीं लगता। आजकल की बहुएं शादी के बाद पहले पति को उसके माता पिता और परिवार से दूर रखने की कोशिश करती हैं। रेणुका कहती है, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो पैसे नहीं भेज पा रहा है। रेणुका को अब पैसे से ज्यादा अपनी बेटे की चिंता होने लगी थी। कहीं उसका बेटा बीमार तो नहीं पड़ गया? बेटे के बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो गई। फिर एक दिन वो फैसला करती हैं कि अब वो शहर में बेटे के घर जाएगी और पता करेगी कि वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगले दिन रेणुका शहर में अपने बेटे के फ्लैट में पहुँचती हैं। वो डोर बेल बजाती है। बहू प्रियंका दरवाज़ा खोलती है। सामने सास को देखकर वो चौंक जाती है। न जाने उसने क्या देखा जो उसके मुंह से बस यही शब्द निकलते हैं, मां जी, आप यहाँ अचानक? रेणुका बहू के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती है, जहाँ हैरानी के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी था।
रेणुका इसे नजरअंदाज कर देती है और हंस कर कहती है, अरे बहू, पहले मुझे अंदर तो आने दो, कितनी दूर से अपने बच्चों को देखने आई हूँ। रेणुका फिर ड्राइंग रूम में आकर बैठती है। इतने में उसका बेटा दिवाकर वहां आ जाता है। माँ को देखकर वो भी हैरान हो जाता है। वो कहता है, माँ, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ आना चाहती थी, ये बात तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताई जब कुछ दिन पहले मैं गांव आया था? मैं तभी तुम्हें अपने साथ लेकर आता। रेणुका मुस्कुरा कर कहती है, अरे बेटा, एक साथ इतने सवाल कर लिए। कोई बात नहीं, मैं एक एक करके तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देती हूँ। बेटा फिर कहता है, नहीं माँ, एक्चुअली अचानक तुम्हें यहाँ देखकर मैं थोड़ा चिंतित हो गया था। मैंने सोचा कहीं तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो। रेणुका फिर कहती है, गांव में सब ठीक है बेटा, बस तुम लोगों से मिलने का मन हुआ तो चली आई। प्रियंका रसोई में चाय बना रही होती है। वो पति को आवाज लगाती है, सुनो, जरा इधर आना। दिवाकर तुरंत रसोई में चला जाता है। प्रियंका थोड़े गुस्से में पूछती है, तुमने मां जी को यहाँ आने के लिए कहा था क्या? दिवाकर जवाब देता है, नहीं, पर क्या हो गया अगर वो यहाँ चली आई? ये भी तो उनका घर है। कुछ पल बाद दिवाकर कह उठता है, इस महीने मैं माँ को पैसे नहीं भेज पाया था, उन्हें बहुत दिक्कत हुई होगी। प्रियंका अब थोड़े तीखे स्वर में कहती है, अच्छा, अब समझ में आया वो यहाँ क्यों आई हैं। पैसों के लिए आई होंगी, वरना ऐसे बिना बताए वो तो इससे पहले कभी नहीं आई। यह सुनकर दिवाकर प्रियंका पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, प्रियंका, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? वो अकेली शहर में सिर्फ अपने बेटे से मिलने आई हैं। तुम्हें तो हर चीज में बस पैसा ही दिखाई देता है। प्रियंका भावुक होकर कहती है, हाँ, मेरे लिए पैसा बहुत बड़ी चीज है। इन दिनों हम कितनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। दिवाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, प्रियंका, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी हमारा बुरा समय चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों में यह बुरे वक्त का दौर भी खत्म हो जाएगा। प्रियंका सास को चाय देने ड्राइंग रूम में जाती है। मां जी, चाय पी लीजिए। प्रियंका थोड़े नाराज स्वर में कहती है। रेणुका प्रियंका की आवाज से समझ जाती है कि यहाँ उसका आना प्रियंका को अच्छा नहीं लगा। अगले दिन सुबह रेणुका दिवाकर से कहती है, बेटा, तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना? मुझे भी अपने साथ लेते चलना। तुम्हारे घर के सामने मैंने एक मंदिर देखा है, मैं वहां माथा टेक कर आती हूँ। मैंने नहा लिया है। दिवाकर कहता है, माँ, मेरा ऑफिस। वो जैसे माँ के सवालों का जवाब देने के लिए शब्द ढूंढ रहा था। तभी प्रियंका वहां आ जाती है और कहती है, तुम मां जी से क्यों छिपा रहे हो? सच बता दो मां जी को। अगर परिवार में कोई संकट आया है तो उन्हें भी पता चलना चाहिए। रेणुका बेचैन होकर पूछती है, क्या बात है बेटा, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? दिवाकर उदास होकर जवाब देता है, माँ, मेरी नौकरी चली गई है, जिस वजह से हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। क्या? रेणुका चौंक कर कहती है, तुम्हारी नौकरी चली गई है और तुमने मुझे यह बात नहीं बताई? मुझे यहाँ आए हुए 24 घंटे हो गए हैं और मुझे अपने बेटे के इतने बड़े समस्या के बारे में पता ही नहीं चला। प्रियंका कहती है, आपका बेटा ऐसा ही है मां जी, अपना दुख दर्द किसी से शेयर नहीं करता, बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है। दोपहर को प्रियंका खाना बना रही होती है। वो गुस्से में दिवाकर से कहती है, हमारे परिवार में वैसे ही तंगी चल रही है,
ऊपर से अब मांझी यहाँ आ गई हैं। हमारा खर्च भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। ऐसे में उन्हें कहाँ से खिलाएंगे? अगर उनकी ठीक से खातिरदारी नहीं हुई तो वो गांव जाकर कहेंगी कि बहू ने उनकी अच्छी तरह सेवा नहीं की। दिवाकर गुस्से में कहता है, प्रियंका, वो मेरी माँ है, हमारा परिवार का हिस्सा है। हम जैसे दाल रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं वैसे ही वो भी कर लेंगी। और वैसे भी वो यहाँ खाने के लिए नहीं आई हैं, अपनों के बीच कुछ दिन बिताने के लिए आई हैं। गांव में तो वो अकेले ही रहती है। प्रियंका फिर कहती है, तुम्हें तो बस हर समय माँ की चिंता लगी रहती है। इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 5-6 महीने बाद हमारे घर में बच्चा आने वाला है। क्या तुमने कभी अपने आने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा? बच्चे का दूध, डायपर, सेरेलैक और न जाने क्या क्या खर्च होता है। इसकी चिंता है तुम्हें? और ऊपर से तुम्हारी नौकरी भी चली गई है। दिवाकर कहता है, सब ठीक हो जाएगा प्रियंका, तुम चिंता मत करो। नौकरी के लिए मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए हैं, कहीं ना कहीं से तो रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। किचन के बाहर खड़ी रेणुका ये सब सुन रही होती है। उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो सोचती हैं कि उनके बेटे की जिंदगी पहले से ही परेशानियों से भरी है और अब वो यहाँ आकर उन्हें और परेशान कर रही हैं। अगले दिन रेणुका बाजार जाती है और सेब, अंगूर, किशमिश, बादाम और अन्य तरह के फ्रूट्स लेकर आती हैं। वो यह फ्रूट्स प्रियंका को देती हैं और कहती हैं, बहू, इस समय तुम्हें फल खाने की ज़रूरत है। प्रियंका हैरान होकर कहती है, पर माँ जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? रेणुका कहती है, मेरे पास थोड़े पैसे थे, अपने परिवार के लिए खर्च ना करूं तो और किसके लिए करूं। अगले दिन सुबह रेणुका किचन में चाय बना रही होती है। तभी दिवाकर वहां आता है। माँ, तुम क्यों चाय बना रही हो? प्रियंका बना देती ना। रेणुका कहती है, नहीं बेटा, इस हालत में बहू को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। अब तो मैं यहाँ हूँ, जितना हो सकेगा मैं घर का काम कर दूंगी। इसके बाद रेणुका घर में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना और खाना बनाने का काम करने लगी। वो हर दिन बहू और बेटे के लिए कुछ न कुछ बाजार से लाती थी या घर पर ही बनाकर खिलाती थी। प्रियंका अकेले में अपने पति से कहती है, मां जी के पास बहुत पैसे हैं, तुम जो पैसा उन्हें भेजते हो उसका आधा ही शायद खर्च होता है, बाकी पैसा उनका बच जाता है। पैसे जोड़ जोड़ कर उन्होंने बहुत पैसा बना लिया होगा। असल में रेणुका के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने हाथ के 2 कंगन बेच दिए थे और जो पैसे मिले थे उन्हीं से वो अपने बेटे और बहू के लिए खाने पीने का सामान खरीद कर लाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रेणुका दिवाकर से कहती है, बेटा, शहर की इन 4 दीवारों में रहकर मेरा दम घुटने लगा है। गांव के खुले माहौल में रहने वाली मेरी आदत है। क्या मैं हर दिन सुबह सुबह मंदिर जाकर वहां कुछ समय बिता सकती हूँ? वहां और भी मेरे जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं। थोड़ी बहुत पुण्य कमा लूंगी और बाहर के माहौल में अपने हम उम्र लोगों के बीच बैठकर मेरा मन भी लगा रहेगा। दिवाकर कहता है, जरूर जाओ माँ, ईश्वर की भक्ति में कुछ समय बिताना तो सबके लिए जरूरी होता है। इसके अगले दिन से रेणुका रोज सुबह नहाकर मंदिर जाने लगी और वहां कई घंटों तक समय बिताने लगी। लेकिन उसका मंदिर जाना प्रियंका को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन वो अपने पति से कहती है, माँ का मंदिर जाना थोड़ा कम होना चाहिए। मंदिर जाने के बहाने वो बाहर घूमने ही जाती हैं। अगर घर में रहती तो थोड़ा काम कर लेती, मेरी थोड़ी मदद हो जाती। दिवाकर जवाब देता है, प्रियंका, माँ मंदिर जाकर थोड़ा समय बिता रही हैं तो इसमें क्या परेशानी है? और वैसे भी हमें उनकी सेवा करनी है, ना कि उनसे काम करवाना है।
तुम प्रेग्नेंट हो और घर के काम के लिए नौकरानी रखने की हमारी हैसियत नहीं है, इसलिए मैं उन्हें घर का काम करने के लिए नहीं रोकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए। इसी बीच दिवाकर को एक मल्टीनेशनल कंपनी से फोन आता है। कंपनी उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है। दिवाकर खुशी से झूम उठता है और प्रियंका से कहता है, प्रियंका प्रियंका मेरी नौकरी लग गई। अभी अभी एक कंपनी से फ़ोन आया है। कुछ दिन पहले मैं वहाँ इंटरव्यू देकर आया था। अरे, ये तो वाकई खुशी की बात है, प्रियंका हंसकर कहती है। हाँ, और इस बार मेरा पद पहले से ऊंचा है और तनख्वाह भी पहले वाली नौकरी से ज़्यादा मिलेगी। चलो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पिछले कुछ महीनों से हमारा जो बुरा समय चल रहा था, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिवाकर कहता है। अगले दिन दिवाकर ऑफिस जाता है, अपना अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करता है और उसी दिन काम पर लग जाता है। रात को दिवाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे नौकरी मिल गई। अब जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। माँ खुश होकर कहती हैं, तुम्हें नौकरी मिल गई, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हें नौकरी मिल जाए। तुम्हारी तकलीफ और इस घर की परेशानियां अब मुझसे देखी नहीं जाती थी। नौकरी लगे 2-3 दिन ही हुए थे कि एक दिन प्रियंका दिवाकर से कहती है, देखो, तुम एक काम वाली का इंतजाम करो। मुझसे घर का काम नहीं हो पा रहा है और तुम्हारी माँ तो सुबह सुबह मंदिर के नाम पर घूमने निकल जाती हैं। दिवाकर हंसकर कहता है, मैं काम वाली ढूंढ रहा हूँ प्रियंका, लेकिन आजकल आसानी से काम वाली नहीं मिलती। प्रियंका फिर कहती है, वो सब मैं नहीं जानती। मुझे 1-2 दिन में काम वाली चाहिए, वरना किचन में ताला लग जाएगा और घर भी गंदा पड़ा रहेगा। दिवाकर हंसते हुए कहता है, ठीक है प्रियंका, मैं कुछ देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, लेकिन किचन में ताला मत लगाना, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अगले दिन सुबह दिवाकर किसी काम से घर से निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पुराने ऑफिस के कलीग दिनेश से होती है। दिनेश कहता है, अरे दिवाकर, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। दिवाकर जवाब देता है, हाँ दिनेश, सब ठीक है। मुझे एक दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई है। दिनेश हंसकर कहता है, बहुत अच्छा हुआ, अब तुम्हारा फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएगा। दिवाकर फिर अचानक दिनेश से पूछता है, अच्छा दिनेश, तुम्हारी नज़र में कोई काम वाली है क्या? मेरे घर में एक काम वाली की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें तो पता है तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है। इस हालत में उसे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। दिनेश थोड़ा सोचकर कहता है, मैं तो किसी काम वाली को नहीं जानता, लेकिन मेरे घर में एक बुजुर्ग औरत काम करती है। देखने में वो अच्छे घर की लगती है, शायद किसी मजबूरी में काम कर रही हो। उसका काम बहुत साफ सुथरा है, अगर चाहो तो उसे अपने घर के लिए रख सकते हो। दिवाकर खुश होकर कहता है, हाँ दिनेश, क्यों नहीं। अगर वो औरत काम करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे रख लूँगा। दिनेश कहता है, ठीक है, तो चलो मेरे साथ। वो अभी मेरे घर में काम कर रही है, तुम जाकर उससे बात कर लो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल से वो तुम्हारे घर में भी काम कर देगी। दिवाकर दिनेश के घर पहुंचता है। जैसे ही वो काम करने वाली उस बुजुर्ग औरत को देखता है, वो हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ रेणुका है। माँ और बेटा एक दूसरे को बस देख रहे थे, उनकी जबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। माँ की आंखों में दर्द और मजबूरी छलक रही थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ पल बाद दिवाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, यह सब किस लिए? रेणुका कहती है, बेटा, घर की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं यह काम करने लगी। मैं बस तुम लोगों की मदद करना चाहती थी। दिवाकर कहता है,
पर माँ, इसके लिए तुम लोगों के घर में झाड़ू पोछा करोगी। रेणुका कहती है, बेटा, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये तो फिर भी दूसरों के घर में काम करना है। बच्चों के लिए माँ अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर सकती है। इसके बाद दिवाकर अपनी माँ को लेकर घर वापस आता है। माँ बेटे को साथ देखकर प्रियंका गुस्से में कहती है, अच्छा, तो आज तुम माँ के साथ घूमने गए थे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हें तो बस माँ की ही चिंता रहती है। उधर तुम्हारी माँ रोज रोज बाहर निकलकर मौज करती रहती हैं। यह सुनकर दिवाकर को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रियंका को एक थप्पड़ मार देता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? तुम्हें पता भी है कि वो कहाँ जाती थी और क्या करती थी? प्रियंका, मेरी माँ मंदिर नहीं जाती थी, बल्कि हमारे लिए लोगों के घर काम करने जाती थी, ताकि हमारे परिवार की तंगी दूर हो सके। यह सुनकर प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रेणुका से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मां जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा और आपका अपमान किया। रेणुका कहती है, बहू, मुझसे माफ़ी मत मांगो। तुम मेरी बेटी जैसी हो। एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं रह सकती। रेणुका फिर कहती है, एक माँ के लिए उसका घर ही सबसे बड़ा तीर्थ होता है। अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर उसकी कोई और चाहत नहीं होती। मेरे बच्चे तकलीफ में हैं, मैं घूमने कैसे जा सकती हूँ? लेकिन तुम यह बात तब समझोगी जब तुम खुद माँ बनोगी। प्रियंका भावुक होकर कहती है, मां जी, सच में आप महान हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक माँ ममता और त्याग की मूरत होती है। अपने बच्चों की खुशी के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। बच्चों की तकलीफ के आगे वो अपनी हर तकलीफ भूल जाती है। वैसे ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भारत के किस हिस्से से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।